नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच पे आप सब लोग को स्वागत करता हूं। और दैनिक घटना चक्र के सीरीज में आज मैं पुनः 8 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज का पहला जो प्रश्न है वह है कि अपनी क्यारी अपनी थाली, अपनी क्यारी यानी फुलवारी और अपनी थाली योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो ये बिहार में लागू की गई है। बिहार में आंसर डी होगा इसका आंसर डी होगा। इसकी शुरुआत शुरू में 4 जिलों में किया गया और जब देखा गया कि ये सफल है तो इसको सफलता को देखते हुए सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। देखिए इसमें है क्या, अपनी क्यारी अपनी थाली में, तो इसमें है कि बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार के सभी जिलों के 23,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। बिहार के 23 जिलों के मतलब कि बिहार के 38 जिलों के 23,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। विशेषकर उन आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है जिसका परिसर में जमीन उपलब्ध हो। उन आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है जिसके परिसर में जमीन उपलब्ध हो और जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट ICDS के जो स्कीम है इसके तहत जो खेती कराया जाएगा उस जमीन में, और इसका जो मॉडल तैयार करने की जिम्मेवारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय को दिया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय को दिया गया है और इसमें जो पौष्टिक तत्वों, जो पौष्टिक आहार का वहाँ खेती होगा, जैसे मशरूम आदि, तो मशरूम आदि चीज़ों का वहाँ उत्पादन किया जाएगा उस क्षेत्र में, उस जमीन में, जो कि उस आंगनवाड़ी क्षेत्र में जमीन उपलब्ध है। उसमें कुछ पौष्टिक चीज़ का उत्पादन किया जाएगा जैसे मशरूम आदि का, और उसे बच्चों के खाने में उसको दिया जाएगा आहार के रूप में। तो ये अपनी क्यारी यानी अपना फुलवारी रहेगा और अपनी थाली में वो भोजन आएगा। तो ये बिहार सरकार ने सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। महत्वपूर्ण है बिहार के उद्देश्य से। देखिए दूसरा सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की जांच के लिए किसके नेतृत्व में केंद्रीय अन्वेषण अधिकारी CBI ने एक विशेष टीम गठित किया है? CBI ने एक विशेष टीम गठित किया है। CBI ने जो सुशांत सिंह राजपूत का जो आत्महत्या के लिए जांच के लिए, देखिए बहुत चर्चा का विषय विगत 1.5 महीने से काफ़ी चर्चा रहा है, और बिहार के लिए तो ज़्यादा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार से संबंधित थे। तो इस कारण जो केंद्र सरकार ने CBI का जांच का जो स्वीकृति दी, तो उसके लिए एक टीम का गठित किया गया है। उसकी अध्यक्षता करेंगे मनोज शशिधर। मनोज शशिधर आंसर ए होगा इसका। मनोज शशिधर इसका आंसर ए होगा, है ना। ये जो मनोज शशिधर है वो CBI का जो विशेष टीम का वो उसमें जांच करेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे। ये जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का जांच करने वाली टीम है। और इस जांच टीम में IPS अधिकारी गगनदीप गंभीर को भी शामिल किया गया है। गगनदीप गंभीर, है ना। तो मनोज शशिधर भी IPS अधिकारी है और उनके साथ उनको सहायता के लिए गगनदीप गंभीर को भी IPS अधिकारी और अन्य इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों का गठन किया गया है। और ये सब जांच पड़ताल करेंगे कि जो सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की उसकी विभिन्न पहलुओं से जांच होगी। जो पहलू मीडिया द्वारा उजागर किया जा रहा है, परिवार द्वारा शक जाहिर किया जा रहा है, तो सभी पहलुओं पर जांच होगी और ये माना जा रहा है कि स्वतंत्र जांच होगी। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत के पहले मानवयुक्त, ये मानवयुक्त है ना, मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान, आप लोग जानते हैं कि मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भारत चल रहा है, उस पर भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो उसमें 4 यात्रियों को भेजने का प्रोग्राम है। ये जो अंतरिक्ष केंद्र, जो ये यात्री जो हैं, 4 अंतरिक्ष यात्री जो चुने गए हैं, वो कहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, किस देश के अंतरिक्ष केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं? तो यहाँ उत्तर होगा ये रूस के अंतरिक्ष केंद्र में ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ देखिए कि भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस के अंतरिक्ष संगठन, जो भारत जैसे इसरो है अंतरिक्ष संगठन है, तो रूस का अंतरिक्ष संगठन जो है रोसकॉस्मोस की सहायक कंपनी ग्लेब में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ग्लेब में प्रशिक्षण ले रहे हैं और ये जो प्रशिक्षण है ये अभी चल रहा है इन लोगों का। और जो गगनयान का प्रक्षेपण का जो संभावित समय
तारीख दिया गया या समय दिया गया है वो 2022 है, परंतु इसरो ने कोविड-19 के कारण मिशन में देरी की संभावना व्यक्त की, यानी कि थोड़ा और देर हो सकता है, ये थोड़ा आगे। लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री लोग का वो प्रशिक्षण आदि का काम शुरू हो गया है। देखिए, रूस शुरू से भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग कर रहा है, पता ही है आप लोगों को। पता होगा कि भारत का प्रथम नागरिक जो अंतरिक्ष में गया था, राकेश शर्मा, वो रूस के ही रॉकेट से गए थे, वो है ना, अंतरिक्षयान से गए थे। तो इसलिए रूस आज भी भारत को प्रशिक्षण के लिए यहाँ के अंतरिक्ष यात्रियों को अपने यहाँ प्रशिक्षण दे रहा है। ठीक है, अगला सवाल है कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष तो प्रख्यात शिक्षाविद प्रदीप कुमार जोशी, आंसर सी होगा। प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का, प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार जोशी, ये देखिए 2015 से वो संघ लोक सेवा आयोग में मेंबर थे, 2015 से ये मेंबर थे, अब इनको अध्यक्ष बनाया गया है ना। तो आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इसका जो स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है, और इसमें अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं। इसमें अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य, वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित 10 सदस्य हैं, यानी अध्यक्ष हैं और 9 अन्य सदस्य हैं, है ना। तो अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं, और पहले जो अध्यक्ष थे वो थे अरविंद सक्सेना, वो अरविंद सक्सेना रिटायर किए, है ना, उसके जगह पे प्रदीप जोशी आए हैं। अगला सवाल देखिए कि हाल ही में कौन उद्योगपति 100 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले कारोबारियों की सूची में शामिल हो गए हैं, यानी जिनकी कुल संपत्ति 100 अरब डॉलर या 100 अरब डॉलर से ऊपर है। तो अभी 2 ही कारोबारी थे, अब एक तीसरे जो बने हैं वो है मार्क जुगरबर्ग का जो उनका संपत्ति है 100 अरब डॉलर से ऊपर हो गया है। देखिए, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुगरबर्ग 100 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले कारोबारी की सूची में शामिल हो गए हैं। अब कैसे हुआ? तो फेसबुक का जो शेयर है बहुत तेजी से उछाल लिया, बहुत प्राइस उसका बढ़ गया, और इसकी वजह से उनकी संपत्ति में बहुत इजाफा हो गया, और संपत्ति में इजाफा हुआ तो वो 100 अरब डॉलर के क्लब में शामिल हो गए हैं। अभी मात्र 2 उद्योगपति जो शामिल है 100 अरब डॉलर क्लब में, तो वो हैं जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अमेजन के, और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स। यही 2 व्यक्ति जो 100 अरब डॉलर से ज़्यादा अधिक की संपत्ति है। तो ये तीसरे व्यक्ति है जिनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर से ऊपर की है। ठीक है, अब अगला सवाल है कि भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इसका उत्तर होगा ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए, अभी परसों ही उनका ट्रांसफ़र किया गया, उनको वहाँ से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से हटाया गया था, उन्होंने इस्तीफा दिया था, और वहाँ जो मनोज सिन्हा को बनाया गया था वहाँ का उपराज्यपाल। तो इसलिए उनको कुछ बड़ी जिम्मेवारी देनी थी। ये तो पूरे प्रशासनिक गलियारे में चर्चा चल रही थी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, क्योंकि ये पीएम मोदी के काफ़ी करीबी रहे हैं, और ये गुजरात कैडर का IAS है, पता होना चाहिए, है ना। तो ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, उनको नया CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वे राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। राजीव महर्षि 2017 में इस पद पर नियुक्त हुए थे, और 3 वर्ष में उनका कार्यकाल खत्म हो गया, है ना, क्योंकि इनका 65 वर्ष इनकी आयु हो गई थी। ठीक है, जो गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पे थे, और हाल ही में उन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया था। अब देखिए, कैग का थोड़ा संवैधानिक आधार देख लेते हैं। तो कैग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है, जिसमें कैग की जो नियुक्ति होती है 6 वर्ष की होती है, या व्यक्ति के 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, है ना। तो राजीव महर्षि 8 अगस्त को 65 वर्ष के हो जाएंगे, इसी कारण उन्हें अपने पद से सेवानिवृत्त होना पड़ेगा, उसकी जगह गिरीश चंद्र मुर्मू लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉन्वर्ट ऑपरेशंस, इस पुस्तक को किसने लिखा? रॉ के बारे में, रॉ जानते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, भारत का अनाधिकृत तौर पे एक खुफिया विभाग एजेंसी है, अधिकृत नहीं है, अनाधिकृत है, अनऑफिशियल है ना, रॉ जो है। और तो रॉ का जो पुस्तक लिखा है, ये लिखे है यतीश यादव ने ये पुस्तक लिखा है। कौन है यतीश? खोजी पत्रकार है और लेखक है यतीश यादव। ये पुस्तक रॉ की वीरतापूर्ण कार्य और उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है।
रॉ भारत का एक खुफिया संगठन है, अनौपचारिक है ना, औपचारिक नहीं है, भारत सरकार इसको नहीं मानता है, ठीक है ना, लेकिन ये रॉ का एक विंग है जो गृह विभाग के अंतर्गत काम करता है, लेकिन सरकार इसको भी स्वीकार नहीं करता कि रॉ भारत का एजेंसी है, लेकिन ये अनौपचारिक एजेंसी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी है। और इसकी स्थापना 1968 में रामेश्वर नाथ कायो ने की थी। रामेश्वर नाथ कायो कहा जाता है कि जो हमारे अभी NSS हैं, NSS नेशनल सिक्योरिटी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, वो भी रॉ से ही संबंधित थे, वो भी रॉ से ही संबंधित थे, है ना। अगला सवाल है कि सेबी के निवर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो चर्चा में है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष। क्यों चर्चा में है? इसलिए कि वो अजय कुमार त्यागी हैं। अजय त्यागी हैं सेबी के अध्यक्ष, और उनका विस्तार, उनका टेन्योर का विस्तार किया गया है। देखिए, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी कार्यकाल 18 महीने बढ़ा दिया गया है। अब वो फरवरी 2022 तक अपने इस पद पे बने रहेंगे। अजय त्यागी 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें मार्च 2017 में सेबी का अध्यक्ष 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब 18 महीने का अब उनका कार्यकाल फरवरी 2022 तक चलेगा। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और सेबी का गठन कब की गई थी? तो 1992 में। शेयर मार्केट को नियंत्रित करने के लिए, है ना, सेबी का गठन किया गया था, उसको विनियमित करने के लिए, शेयर बाजार को विनियमित करने के लिए, हर्षद मेहता कांड के बाद, है ना। अगला देखिए, किस राज्य द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों, यानी तेंदुपत्ता का जो कलेक्शन करता है आदिवासी लोग, यानी अनुसूचित जनजाति के लोग, एक सामाजिक सुरक्षा योजना, है ना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाया गया है तेंदुपत्ता के, क्योंकि वो लोग घुमंतु होते हैं, जंगल में रहते हैं और वहाँ से तेंदुपत्ता को कलेक्शन करते हैं, तो उसके लिए एक स्कीम चलाया गया है। तो ये स्कीम चलाया गया है आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ऑप्शन सी होगा, छत्तीसगढ़ में चलाया गया है ये स्कीम, छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी होगा इसमें। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। महेंद्र कर्मा के नाम पे ये योजना शुरुआत की है। और इस योजना के अंतर्गत बीड़ी जो बनता है, बीड़ी तेंदुपत्ता में लपेटा जाता है। जो बीड़ी जो लोग ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा चलता है वो, और इसके पत्तियों को, जो तेंदुपत्ता का जो पत्ती है, वो उस जो बनवासी लोग कलेक्ट करते हैं, उसको राज्य सरकार उसको खरीदेगी, उचित दाम पे उसको खरीदेगी, और इससे उनका जीवन स्तर का सुधार होगा। और देखिए, जो ये महेंद्र कर्मा के नाम पर, ये महेंद्र कर्मा कौन है? तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, अनुसूचित जनजाति के थे वो। और महेंद्र कर्मा इसलिए बहुत चर्चा में थे कि महेंद्र कर्मा ने नक्सलियों के खिलाफ करे रुख के कारण बस्तर का टाइगर, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में बस्तर का टाइगर कहा जाता था उनको। उन्होंने सलमा जुडूम एक संगठन बनाया था, जो हर ग्रामीण गांवों में उसके कार्यकर्ता होते थे, और वो जो नक्सलियों से वो लोगों को बचाते थे, उनकी रक्षा करते थे। तो लेकिन इसी कारण उनके एग्रेसिव, जो महेंद्र कर्मा जो बहुत ज़्यादा नक्सलियों के खिलाफ एग्रेसिव थे, इसी कारण उन नक्सलियों ने 2013 में उनकी हत्या कर दी। 2013 में उनकी हत्या हो गई थी महेंद्र कर्मा का। अगला सवाल देखिए, कि केरल के किस जिले में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई है ना, हाल ही में कल की घटना है। तो देखिए, ये जिला है इडुक्की जिला है ना, इडुक्की जिला में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई। और यह भूस्खलन इडुक्की जिला के राजमाला इलाके में हुआ है। और भारी बारिश के कारण यहाँ कई स्थानों पर बाढ़ आ गई है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और बाढ़ में जानते हैं पानी के कटाव से भूस्खलन हो जाता है, तो जिससे लगभग 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो चुके हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण घटना चक्र था, उसको हमने यहाँ आंसर भी दे दिया है आप लोग को अगर सुविधा के लिए। और आगे अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसका टेलीग्राम लिंक है, उससे आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इससे आप लोग अपना देखिए, आप लोग के लिए सुविधा के लिए ये दिया जा रहा है, आप लोग इसको पढ़िए। और कोई अगर लाभ मिल रहा है तो कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, ताकि हम लोग का ही मनोबल बढ़े। तो कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।